गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य के 100 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, DSSB, KVS, NVS, SSC और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। और इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के 1100 प्रश्न उत्तर डिस्कस किए थे, जहां हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और जो आधुनिक काल के प्रमुख गद्य विधाएं हैं जैसे उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और उससे भी पहले हमने हिंदी साहित्य के प्रमुख काल विभाजन और नामकरण, इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने किस पत्र का संपादन कार्य नहीं किया है। यह प्रश्न आपका टीजीटी में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने किस पत्र का संपादन कार्य नहीं किया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, प्रकाश। बाकी विकास, नया जीवन और ज्ञानोदय, इन पत्रों का संपादन कार्य कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने किया है, परंतु प्रकाश पत्र का संपादन कार्य इन्होंने नहीं किया है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदंत मार्तंड पत्र के संपादक कौन थे। ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है। सुमिलन करने वाले प्रश्न में ये पूछा गया था। तो उदंत मार्तंड पत्र के संपादक कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंडित जुगल किशोर। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, पंडित जुगल किशोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्र का संपादन कार्य किया है। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्र का संपादन कार्य किया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। प्रभा, प्रताप और कर्मवीर, इन पत्रों का संपादन कार्य माखनलाल चतुर्वेदी ने किया है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, नई कविता किस प्रकार की पत्रिका थी। तो नई कविता किस प्रकार की पत्रिका थी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्धवार्षिक। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, अर्धवार्षिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत बंधु पत्र के संपादक कौन थे। तो भारत बंधु पत्र के संपादक कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तोताराम। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, तोताराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत बंधु पत्र कहाँ से निकलता था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो भारत बंधु पत्र कहाँ से निकलता था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अलीगढ़। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, अलीगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी नवजीवन गांधी जी का पत्र कहाँ से निकलता था। तो हिंदी नवजीवन गांधी जी का पत्र कहाँ से निकलता था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। तो आपका
बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अहमदाबाद गुजरात से ये पत्र निकलता था, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तद्भव पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? तो तद्भव पत्रिका के प्रकाशक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अखिलेश। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, अखिलेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग से संबंध नहीं थी? तो निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग से संबंध नहीं थी या नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रताप। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, प्रताप। बाकी तत्वबोधिनी, ब्राह्मण और बंगदूत ये भारतेंदु युग से संबंधित पत्रिकाएं हैं, परंतु आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युगिन पत्रिका इनमें से कौन सी है? तो द्विवेदी युगिन पत्रिका इनमें से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो आपके सभी ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। समालोचक, प्रताप और कर्मयोगी ये द्विवेदी योगिन पत्रिकाओं के अंतर्गत आते हैं, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मयोगी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कर्मयोगी पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, सुंदरलाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको असत्य कथन कौन सा है बताना है। तो पहले सूची में पत्रों के नाम हैं और दूसरे सूची में प्रकाशक, प्रकाशन वर्ष के नाम। तो सबसे पहले पत्र पढ़ते हैं। कर्मयोगी 1909, निकस, धर्मवीर भारती, नया प्रतीक, अज्ञेय और सारिका, महिप सिंह। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सारिका जो है ये महिप सिंह से संबंधित नहीं है। तो सारिका पत्र जो है ये डॉक्टर महिप सिंह के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी सब सही है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का कालक्रम आरोही क्रम में निर्धारित करना है। तो यहाँ पे जो है नीचे कुछ प्रसिद्ध पत्रिकाओं के नाम हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का कालक्रम आरोही क्रम में निर्धारित करना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले प्रकाशित हुई थी मर्यादा, फिर इंदु, फिर प्रताप और फिर चांद। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले मर्यादा, फिर इंदु, फिर प्रताप और फिर चांद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं है? तो इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नागरी प्रचारिणी। ये जो है ये मासिक पत्रिका के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी बाला बोधिनी, इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर हिंदी प्रदीप
इसके संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट और सरस्वती। इसके संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये सभी जो हैं ये मासिक पत्रिका के अंतर्गत आते हैं, परंतु नागरिक प्रचारिणी जो है ये मासिक पत्रिका के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, सुधाकर पत्र 1850 के संपादक कौन थे? तो सुधाकर पत्र जो प्रकाशित हुई थी 1850 में, इसके संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तारा मोहन मित्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, तारा मोहन मित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि प्रकाश जो आगरा से प्रकाशित होती थी के संपादक का नाम क्या है? तो बुद्धि प्रकाश जो आगरा से प्रकाशित होती थी इसके संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंशी सदासुख लाल। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, मुंशी सदासुख लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 152 सदादर्श पत्र के संपादक कौन थे? तो सदादर्श पत्र के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाला श्रीनिवास दास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सदादर्श पत्र के संपादक हैं लाला श्रीनिवास दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में कुछ प्रसिद्ध पत्रों के नाम हैं और सूची नंबर 2 में उनके प्रकाशन वर्ष। तो कौन सा पत्र किस प्रकाशन वर्ष के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले रुपाभ। तो रुपाभ का प्रकाशन वर्ष है 1938। उसके बाद आता है आज। तो आज पत्र का प्रकाशन वर्ष है 1920 1920। फिर साहित्य संदेश। तो साहित्य संदेश पत्र का प्रकाशन वर्ष है 1937। और फिर समन्वय। तो समन्वय पत्र का प्रकाशन वर्ष है 1922 1922। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भारतेंदु योगिन पत्रिका कौन सी है? तो निम्न में से भारतेंदु योगिन पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रजामित्र। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, प्रजामित्र। बाकी सरस्वती, हितवाणी और भारत ये जो है ये भारतेंदु योगिन के अंतर्गत नहीं आता है, परंतु आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, प्रजामित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वाग्रह जो 1974 में प्रकाशित हुई थी पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो पूर्वाग्रह 1974 में प्रकाशित हुई थी पत्रिका, इसके संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक वाजपेयी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, अशोक वाजपेयी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने समालोचक पत्र कहाँ से निकाला था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने समालोचक पत्र कहाँ से निकाला था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्मेलन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सम्मेलन पत्रिका
के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राम नरेश त्रिपाठी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, राम नरेश त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतवाला पत्र के संपादक मंडल में शामिल स्तंभ कौन सा है? तो मतवाला पत्र के संपादक मंडल में शामिल स्तंभ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क और ख दोनों। तो आपका चाबुक और कसौटी ये जो है ये मतवाला पत्र के संपादक मंडल में शामिल स्तंभ हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, क और ख, चाबुक और कसौटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है कि ये किस पत्रिका के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान। निम्न पंक्तियां किस पत्र का संपादकीय आदर्श है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान। निम्न पंक्तियां किस पत्र का संपादकीय आदर्श है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्मवीर। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे सही है, कर्मवीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनयुग जो एक साप्ताहिक पत्र है किसका माना जाता है? तो जनयुग जो एक साप्ताहिक पत्र है किसका ये पत्र माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नामवर सिंह। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, डॉक्टर नामवर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी साहित्य में आदिकाल का आरंभ कब से माना जाता है? तो हिंदी साहित्य में आदिकाल का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 11वीं शताब्दी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, 11वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य में आदिकाल का आरंभ माना जाता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आदिकालीन साहित्य को आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया है? तो आदिकालीन साहित्य को आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकालीन साहित्य को आदिकाल नाम दिया था। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको बीजवपन काल कहा था, और मिश्र बंधु ने इनको प्रारंभिक काल कहा था। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वीर गाथा काल। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, वीर गाथा काल। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल का आरंभ कब से माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का आरंभ कब से माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संवत 1050 से संवत 1375। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, संवत 1050 से संवत 1375। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को प्रारंभिक काल
किसने कहा है? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है या किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिस्र बंधु। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10वीं शताब्दी। तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 10वीं शताब्दी माना है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कुछ विद्वानों ने इसका समय 11वीं शताब्दी माना है, परंतु आचार्य शुक्ल ने इसका समय 10वीं शताब्दी माना है। तो इसको लेकर भी कई विद्वानों का अपना मत रहा है कि आदिकाल का प्रारंभिक समय क्या है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को पहले चारण काल किस विद्वान ने कहा था? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आदिकाल को पहले चारण काल किस विद्वान ने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले आदिकाल को चारण काल नाम दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी? तो आदिकाल को बीज वपन काल नाम किस विद्वान ने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आदिकाल को सिद्ध सामंत नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांस्कृतायन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, राहुल सांस्कृतायन। ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है, टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के जो एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था, तो इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने कहा था संधि और चारण काल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, संधि और चारण काल नाम दिया था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संवत 750 से संवत 1000 को क्या नाम दिया है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संवत 750 से संवत 1000 को क्या नाम दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संधि काल। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, संधि काल नाम दिया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल कब से कब तक माना है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल को कब से कब तक माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संवत 1000 से 1375 तक। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, संवत 1000 से 1375 तक इन्होंने इसका समय माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आदिकाल को वीर काल
किसने कहा है? तो आदिकाल को वीर काल नामकरण किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। विश्वनाथ प्रसाद ने आदिकाल को वीर काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वीर गाथा काल और इनका वीर काल, इसमें कुछ फर्क नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल में किस मत का साहित्य कम लिखा गया है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आदिकाल में किस मत का साहित्य कम लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वैष्णव साहित्य सबसे कम लिखा गया है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और सबसे अधिक लिखा गया है जैन साहित्य में। तो सबसे कम लिखा गया है वैष्णव साहित्य में और सबसे अधिक लिखा गया है जैन साहित्य में। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिकता रचना कौन सी है? तो आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिकता रचना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिसलदेव रासो। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, बिसलदेव रासो। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाल रासो किस प्रकार का काव्य है? तो परमाल रासो किस प्रकार का काव्य माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वीर काव्य। तो ये जो है वीर काव्य के अंतर्गत आता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से किसने मानी है? तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से किस विद्वान ने मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नरोत्तम स्वामी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से मानी है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर भी कई विद्वानों का अपना मत रहा है। जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि रासक राजसूय। तो इस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार के इतिहासकारों का अपना मत रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंडलियाँ छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो कुंडलियाँ छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शारंगर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, शारंगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गारसा द तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? ये प्रश्न भी कई बार नेट में पूछा गया है और विभिन्न प्रकार के टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में भी पूछा गया है। तो गारसा द तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजसूय। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। राजसूय शब्द से गारसा द तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहस्य से रासो शब्द की उत्पत्ति किस विद्वान ने मानी है?
तो रहस्य से रासो शब्द की उत्पत्ति किस विद्वान ने मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काशी प्रसाद जायसवाल और श्यामल दास। इन्होंने रहस्य से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। काशी प्रसाद जायसवाल और श्यामल दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि पुराण किसकी रचना है? तो आदि पुराण किसकी रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुष्पदंत। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासक से रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो रासक से रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रसायन। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। रसायन शब्द से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव नवल किशोर किस कवि को कहा जाता है? ये प्रश्न भी आपका नेट में कई बार पूछा गया है। तो मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव नवल किशोर किस कवि को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। तो कवि विद्यापति के ये सभी प्रसिद्ध उपनाम हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंदवरदाई। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंदवरदाई ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिसलदेव की वीरता, पराक्रम एवं राजमती के साथ प्रेम का वर्णन किस कवि ने अपनी कृति बिसलदेव रासो में किया है? तो फिर से पढ़ते हैं। बिसलदेव की वीरता, पराक्रम एवं राजमती के साथ प्रेम का वर्णन किस कवि ने अपनी कृति बिसलदेव रासो में किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नरपति नालह। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, नरपति नालह। यहाँ पे जो है बिसलदेव रासो के बारे में जानकारी दी गई है कि बिसलदेव रासो जो है इसमें बिसलदेव की वीरता, पराक्रम एवं राजमती के साथ प्रेम का वर्णन किया गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज विजय किस कवि की कृति है? तो पृथ्वीराज विजय किस कवि की कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जयानक। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जयानक। पृथ्वीराज रासो की परिकल्पना आनंद संवत के रूप में किसने की है? तो पृथ्वीराज रासो की परिकल्पना आनंद संवत के रूप में किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहनलाल विष्णुलाल पांडेय।
तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिवंश पुराण किस कवि की रचना है? तो हरिवंश पुराण किस कवि की रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कवि धवन। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कवि धवन की रचना है हरिवंश पुराण। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुमान रासो किसका ग्रंथ है? तो खुमान या खुमाण रासो किसका ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दलपति विजय। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, दलपति विजय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा है? तो आदिकाल को उद्भव काल नाम किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, करुणापति त्रिपाठी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, करुणापति त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो पहले दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वयंभू। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है, स्वयंभू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्दुल रहमान की रचना का नाम क्या है? यह प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है। तो अब्दुल रहमान की रचना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संदेश रासक। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, संदेश रासक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, संदेश रासक कितने छंदों में विरह काव्य है? तो संदेश रासक कितने छंदों का विरह काव्य है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 223। तो 223 छंदों का विरह काव्य है संदेश रासक। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो ये जो है एक विरह काव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदेश रासक किस भाषा में लिखा गया है? तो संदेश रासक किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही है, अपभ्रंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। विप्रलंभ श्रृंगार का वर्णन निम्न में से किस रचना में किया गया है? तो विप्रलंभ श्रृंगार का वर्णन निम्न में से किस रचना में किया गया है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संदेश रासक। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुगलक नामा और नुह सिपियर किस कवि की कृतियां हैं? तो तुगलक नामा और नुह सिपर किस कवि की कृतियां हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। तो आपका सी ऑप्शन यहां पे सही है, अमीर खुसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए, 1255 से 1324 ईस्वी इनका जन्म
काल माना जाता है? तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। 1255 से 1324 इनका समय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एटा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देसिल बयाना सबजन मिठा पंक्ति किसकी है? तो देसिल बयाना सबजन मिठा ये पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति ने निम्न भाषा में रचना नहीं की। तो विद्यापति ने इनमें से कौन सी भाषा में रचना नहीं की? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिंदी। तो हिंदी भाषा में विद्यापति ने किसी भी प्रकार की रचना नहीं की। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बाकी संस्कृत, मैथिली और अवहट इन भाषाओं में विद्यापति ने रचनाएं लिखी हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिस्पी गांव में किस कवि का जन्म हुआ? तो बिस्पी गांव में किस कवि का जन्म हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विद्यापति का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि विद्यापति का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म काल क्या है या इनका समय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1352 से 1448। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 1352 से 1448 ये विद्यापति का समय है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अबुल हसन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, अबुल हसन। अमीर खुसरो को अमीर की पदवी किसने दी? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि अमीर खुसरो को अमीर की पदवी किसने दी थी, किस राजा ने दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निमाजुद्दीन औलिया। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। निजामुद्दीन औलिया जो हैं ये अमीर खुसरो के गुरु हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, निजामुद्दीन औलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदवरदाई का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि चंदवरदाई का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1149 ईस्वी से 1192 इनका जन्म काल या इनका समय माना जाता है। तो 1149 से 1192 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख सुखी संवाद की परिकल्पना के रूप में पृथ्वीराज रासो को किसने माना है? ये प्रश्न भी आपका नेट में पूछा गया था। तो सुख सुखी संवाद की परिकल्पना के रूप में पृथ्वीराज रासो को किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथों में रसायनी कौन थे? तो नाथों में रसायनी कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे सही है, नागार्जुन। पाहुड़ दोहा किस कवि की कृति है? तो यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि पाहुड़ दोहा किस कवि की कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राम सिंह। तो आपका डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है, राम सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम सिंह कौन सी सदी के कवि हैं? तो राम सिंह कौन सी सदी के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10वीं सदी। तो आपका सी ऑप्शन यहां पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासुखवाद किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो महासुखवाद किस शाखा के अंतर्गत आता है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, आदिकाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, महायान। तो आपका डी ऑप्शन यहां पे सही है, महायान। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनपाल किस शताब्दी के कवि हैं? तो धनपाल किस शताब्दी के कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10वीं शताब्दी। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही है, 10वीं शताब्दी। विद्याधर की कृति इनमें से कौन सी है? तो यहां पे प्रश्न पूछा गया है कि विद्याधर की कृति या रचना इनमें से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत पेंगलम। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे सही है, प्राकृत पेंगलम। विद्याधर का समय क्या है? तो विद्याधर का समय क्या माना जाता है? तो इनका समय है ऑप्शन नंबर डी, 12वीं सदी। तो आपका डी ऑप्शन यहां पे सही है, 12वीं सदी। तांत्रिक साधना किस संप्रदाय की विशेषता है? तो तांत्रिक साधना जो है ये किस संप्रदाय की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिद्ध संप्रदाय। तो आपका सी ऑप्शन यहां पे सही है। तांत्रिक साधना जो है ये सिद्ध संप्रदाय के अंतर्गत आता है। ये जो है ये बाह्य आडंबर को विरोध करते थे और किसी भी प्रकार के पूजा अर्चना को ये महत्व नहीं देते थे, परंतु ये तांत्रिक साधना को जो है महत्वपूर्ण मानते थे। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गृह समाज का निर्माण कहाँ से हुआ था? तो गृह समाज का निर्माण कहाँ से हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वज्रयान।
तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, वज्रयान। किसकी गणना 84 सिद्धों में नहीं की जाती? तो इनमें से किसकी गणना जो है वो 84 सिद्धों में नहीं की जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कबीर। तो कबीरदास की गणना जो है ये 84 सिद्धों के अंतर्गत नहीं आता है, ये भक्तिकाल के अंतर्गत आते हैं। बाकी शबरप्पा, लुइप्पा, कण्हप्पा ये जो हैं ये 84 सिद्धों के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो नाथ संप्रदाय में आदिनाथ के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिव। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, शिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथों में कौन पहले सिद्ध था बाद में नाथ हो गया? तो नाथों में कौन पहले सिद्ध था बाद में नाथ हो गए? तो इनमें से वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जलंधर नाथ। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पृथ्वीराज रासों में किस रस की प्रधानता है? तो पृथ्वीराज रासों में किस रस की प्रधानता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वीर और श्रृंगार। तो वीर और श्रृंगार दोनों रस की प्रधानता है पृथ्वीराज रासों में। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। निम्न में से विद्यापति की कौन सी रचना नहीं है? तो निम्न में से विद्यापति की कौन सी रचना नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दलपति विजय। ये विद्यापति की रचना नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी कीर्तिलता, कीर्ति पताका, लिखनावली, पदावली ये सभी जो हैं ये विद्यापति के अत्यंत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। विसलदेव रासो किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो विसलदेव रासो जो है ये किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थानी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विजयपाल रासो किस कवि की रचना मानी जाती है? तो विजयपाल रासो जो है ये किस कवि की रचना मानी जाती है? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, कवि नल सिंह। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, कवि नल सिंह। खलिक बारी किस कवि की रचना है? तो खलिक बारी किस कवि की रचना मानी जाती है? तो इसके कवि हैं ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, अमीर खुसरो। पहेलियाँ और मुकरियाँ के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो पहेलियाँ और मुकरियाँ के लिए प्रसिद्ध कवि कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परमाल रासो। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, परमाल रासो। आल्हा खंड नाम से अनुवाद किया था फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आल्हा गीत किस ऋतु में गाया जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आल्हा गीत किस ऋतु में
गाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बरसात। अपभ्रंश के पद्धड़ियाँ छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो अपभ्रंश के पद्धड़ियाँ छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 16। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 16। रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 29, 29। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विद्यापति ने किस रचना को भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है? तो विद्यापति ने किस रचना को भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कीर्तिलता। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की है? तो इनमें से कौन सी रचना विद्यापति के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई। सभी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हैं। पुरुष परीक्षा जो है ये भी विद्यापति की रचना है। दानवा वाक्यावली, इसके भी लेखक विद्यापति हैं। दान वाक्यावली, फिर सेव सर्वस्वसार, इसके भी लेखक विद्यापति हैं। और दुर्गा भक्ति तरंगिणी, इसके भी लेखक विद्यापति हैं। तो आपका ई ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि को ओइनवार वंश की लखिमा देवी, विश्वास देवी तथा धीरमती देवी आदि रानियों का सलाहकार रहने का सौभाग्य मिला था? तो फिर से पढ़ते हैं। किस कवि को ओइनवार वंश के लखिमा देवी, विश्वास देवी तथा धीरमती देवी आदि रानियों का सलाहकार रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भू परिक्रमा किसकी रचना है? तो भू परिक्रमा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। तो आपका सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने 100 प्रश्न डिस्कस किए। आदिकाल के अधिकांश प्रश्न आज हमने डिस्कस किए। विद्यापति, सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, तो इनसे जुड़े प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इतना ही, और भी बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो डिस्कस करना है। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।